Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all once again on your own channel. तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था एनडीए 2022 का जो हम पेपर कर रहे थे, तो उसमें हमने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 26th क्वेश्चन से यहाँ हम शुरू करेंगे पीक्यूआरएस। जैसा कि हम देखते आए हैं कि कुछ हमारे तौर तरीके होते हैं कि पीक्यूआरएस हमें कैसे पता करना है, आज भी हम उसी तरीके से देखेंगे। तो हमें हमेशा पूरा क्वेश्चंस पढ़ना नहीं होता है, सॉल्व नहीं करना होता है ना। अगर हम हर वर्ड को, हर लेटर को समझने चले जाएंगे तो बनेगा नहीं हमसे, है ना। वो हम खुद कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो हम आज भी सेम तरीके से देखेंगे कि कैसे हमें ट्रिक्स के थ्रू हम पता चल जाता है कि कौन सा आंसर है हमें। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेस थ्रू, क्लियर। तो मतलब पी से शुरू हो सकता है क्या सेंटेंस? इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंसेस थ्रू हो सकता है, चांसेस हैं, देखते हैं। विल बी इनहेंस शार्पली, क्यू से हो सकता है, क्यू से नहीं हो सकता और कहीं दिया भी नहीं है। प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन, द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। हमें यहाँ पे क्या देखना है? द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल। अब एस के बाद पी आ सकता है क्या? द प्रिपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स इन एग्रीकल्चर एंड वेटनरी, बिल्कुल। एस के बाद हमारा पी आना कंपलसरी है एक साथ। जरा चेक करिए कहाँ कहाँ पे दिया गया है एस के बाद पी। एस के बाद पी यहाँ दिया है लेकिन बीच में आर भी इंक्लूड हो गया है ना, तो हमारा ये तो आंसर नहीं बन सकता। इसके बाद एस के बाद पी है, एस के पहले पी है, एस के बाद नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। मतलब ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। इसके बाद इस पे देखते हैं है क्या, इस पे एस के बाद पी नहीं है, इसके एकदम लास्ट में है, वो भी उल्टा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है सी नंबर, जो कि बन सकता है। एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। द प्रेपरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स इन, जो प्रेपरेशन है किसी भी प्रोफेशनल्स का, प्रोफेशनल्स ऐसे इंसान होते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, वो काफ़ी समय व्यतीत करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। और अच्छे ढंग से प्रॉपर वे पे ऑफिशियली इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में और वेटनरी में, साइंसेस थ्रू, किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू। मतलब पी के बाद आर भी आना चाहिए, तो पी के बाद आर यहाँ पे आ गया है, हमारा एक ही ऑप्शन बन रहा है और कोई नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27। एंड शुड शिफ्ट द वे, पी से शुरू नहीं हो सकता, शुरू हो भी नहीं रहा है। आर से हो सकता है क्या? आर सर्टेनली, सॉरी क्यू से हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यू से दिया भी नहीं गया। या तो आर से होगा या तो फिर एस से होगा। चलिए आर से ही शुरू कर देते हैं। वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, क्लियर, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स एंड शुड शिफ्ट द वे। अब हमें शिफ्ट करना चाहिए वे, बिल्कुल नहीं बन रहा है। ठीक, तो आर के बाद पी तो नहीं आ सकता, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल। इसके बाद द एंड, अब पॉलिटिक्स के बाद द इश्यूज कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक, क्लियर। एक बार एस के बाद क्यों देखते हैं। एस क्या है? द इश्यूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट एंड मल्टी कल्चरलिस्ट, है ना, आर सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड शिफ्ट द वे वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। जब हम पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, बताइए एस क्या कहता है? द इश्यूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट होते हैं उनके द्वारा, और मल्टी कल्चरलिस्ट्स के द्वारा जो इश्यूज रेज किए जाते हैं। फिर आर सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एस के बाद क्यू आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो इश्यूज रेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड शुड शिफ्ट द वे वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, जब हम पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा? डी नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28। बाय विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्लांट इज एल्टर्ड, ऐसे चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम चेंज कर सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो जीन्स होते हैं उनके चेंज कर सकते हैं। पेस्ट्स एंड इनहेंस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, परहैप्स टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज द साइंस। अब जेनेटिक मटेरियल इज द साइंस, मतलब कि कैसा? एस से शुरू होना चाहिए सेंटेंस, क्योंकि हम जब किसी चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं तो उसके बारे में एक्सप्लेन कैसे कर देंगे? पहले हमें उसका इंट्रो पता होना चाहिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जीएम काउंटर्स जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में या है ना साइंसेज में,
तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है पी का हुआ था ना काफी पहले, तो एस से शुरू होना चाहिए। हमारे पास एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है एस से, जो कि बी नंबर है, इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। चलिए 29th क्वेश्चन क्या कहता है, अ मच वाइडर एरे ऑफ पर्सपेक्टिव। एरे मतलब होता है एक खुले तौर पे जो पर्सपेक्टिव होता है उसके लिए। द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क, जो एडिटर हैं इस कार्य के, द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम आर्ग्यू द नीड टू अंडरस्टैंड। हमें एक साफ साफ समझ में आ रहा है कि द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क जो हैं वो क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि जो काम करेगा वही आर्ग्यू करेगा किसी चीज में। तो क्यू के बाद एस आना जरूरी है। किन किन टॉप पॉइंट्स पे आ रहा है, क्यू के बाद एस यहाँ पे आ रहा है, क्यू के बाद यहाँ पे पी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे तो आंसर बन नहीं सकता हमारा। ठीक है, क्यू के बाद एस और कहाँ पे है, यहाँ पे एस के बाद क्यू है तो ये भी नहीं बन सकता। क्यू के बाद एस यहाँ पे है, नहीं बन सकता। एक ही ऑप्शन में क्यू के बाद एस है तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर विच शी फॉट टिल द एंड। जिस चीज के लिए वो लड़ी लास्ट तक, एज अ चैंपियन ऑफ विमेन्स राइट, पंडित रामाबाई वॉज ट्रूली रिमार्केबल एज अ पाइनियर इन विमेन्स एजुकेशन। यहाँ पे एज आ रहा है और यहाँ पे एंड लगा है, फिर एज अ चैंपियन, तो इसका मतलब एस और क्यू एक साथ आने कंपलसरी हैं। चेक करिए किस में आ रहा है, एस के बाद क्यू है लेकिन बीच में आर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता। क्यू के बाद पी आ रहा, क्या क्यू के बाद पी आ रहा, नहीं, एस के बाद क्यू आना जरूरी है ना। तो एस के बाद क्यू कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। एस के बाद क्यू इसमें है, नहीं है। एक ही ऑप्शन में एस के बाद क्यू है, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट। अब यहां से क्या है, हमारा स्पॉटिंग द एरर शुरू होता है। स्पॉटिंग द एरर्स मतलब आपको ग्रामर पता करनी है कहाँ पे एरर है। इसमें किसी भी चीज की एरर हो सकती है, या तो प्रेपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, टेंसेस हो सकते हैं, ग्रामर हो सकती है, एनीथिंग एल्स विच सो एवर थिंक यू कैन फील, मतलब कोई भी चीज आप महसूस करेंगे इसमें गलतियां उसकी मिल सकती हैं। ठीक है, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग। हमारी जो सबसे बड़ी ग्लोरी होती है ना, ऐसी नहीं होती कि आप कभी ना गिरे, बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फॉल। एक्चुअली रेजिंग नहीं होता है, वो राइजिंग होता है, उठना उगना, है ना। राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, जितनी बार हम गिरे उतनी बार उठने की हमारी क्षमता सबसे बड़ी ग्लोरी कहलाती है। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूं, जो रेज होता है ना, ये हैंड होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं रेज योर हैंड, तो जब कोई भी चीज होती है उसको उठाने के लिए बोलते हैं रेज, है ना। ही रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई, बहुत ईडियम आता है, ही रेज्ड अ ह्यू एच यू ई एंड क्राई, वो बहुत हो हल्ला मचाना, इसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उठने के लिए, हर बार जितनी बार गिरे उतनी बार उठे, वो सबसे बड़ी ग्लोरी है, तो वो क्या होता है, राइजिंग होता है। क्लियर है, ये कंफ्यूजेबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रहीम वॉज वन ऑफ दैट सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड। रहीम उनमें से एक था जिसको सेलेक्ट किया गया। रहीम वॉज वन ऑफ दोज, जितने भी सेलेक्ट हुए उनमें से एक था उस अवार्ड के लिए। कई लोग सेलेक्ट हुए होंगे, रहीम उनमें से एक था। ठीक है, सुजीनी हैज met her old friend Guru before she shifted to Hyderabad 2 years ago। 2 साल पहले शिफ्ट होने से पहले किससे मिली सुजीनी, गुरु से, अपने फ्रेंड से। क्लियर, तो यहां पे क्या आया है, बिफोर। हम एक रूल जानते हैं कि जो बिफोर होता है उसके पीछे क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। क्लियर, आगे क्या आता है बिफोर के, पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको यहाँ पे 2 रूल बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। एक होता है बिफोर आपका, एक होता है आफ्टर। ठीक, अगर आपका बिफोर आया, हम 2 टेंसेस पकड़ते हैं, एक होता है पास्ट का परफेक्ट, एक होता है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। अगर, ठीक है, ये 2 टेंसेस पकड़ते हैं। अगर बिफोर है तो हम पास्ट परफेक्ट को पकड़ लेते हैं, वो पीछे आता है ना। पास्ट परफेक्ट को आप पकड़िएगा तो बिफोर है मतलब पीछे आएगा, आफ्टर है तो आगे आएगा। पास्ट परफेक्ट, अगर बिफोर है तो आगे कौन सा टेंस आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। क्लियर हो गई बात।
ये 2 रूल्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां तक हमारे 33 क्वेश्चन होते हैं। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 पे, आइए। द मॉन्यूमेंट हैपन्स टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट इन द सिटी। अगर हम जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, प्लस एक रूल होता है, आप जानते हैं कि जब भी वन ऑफ द आता है इसके बाद जो नाउन होता है वन ऑफ द, वन यहाँ पे एक है, ईच भी हो सकता है, कुछ भी इस दुनिया में यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकता है, 1 2 3 एवरी ईच एनी, कुछ भी। ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एस यहाँ पे आना कंपलसरी है, ठीक। ये रूल हो गया। 35 क्वेश्चन। अमित टोल्ड टू दिव्या दैट ही वुड कम विद अ रिवॉर्ड फॉर हर। आपको पता है जब भी आप नरेशन बनाते हैं, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो सेड टू का टोल्ड बदलता है, ना कि टोल्ड टू। तो टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, तो हमारा ये टू गलत है यहाँ पे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36। इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव। अब देखिए तुरंत पकड़ना है कंडीशनल, ये थर्ड कंडीशनल है, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो पीछे क्या आना चाहिए, थर्ड कंडीशनल का। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, इफ के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, इफ यू हैड, क्लियर है बात, यहां पे हैड आना कंपलसरी है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37। इफ आई विल बी द मिलीनियर। इफ आपको देखना और तुरंत पकड़ना है कि आगे कौन सा टेंस है, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सेकंड कंडीशनल है ना, कंडीशनल है, तो पीछे क्या आना चाहिए, इफ आई विल बी द मिलीनियर, नहीं, इफ आई वर। जब भी आप किसी, जैसे इफ आई वर इन योर शूज, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, मतलब किसी की जगह पर होना या आप कहीं पर होंगे, तो उसके लिए इफ आई वर यूज होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। 2 कंडीशनल क्वेश्चन आ गए, 100% आपके एग्जाम में कंडीशनल का क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता। 38। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ये एक ईडियम होता है, अ बर्ड इन द हैंड बोला जाता है, इज बेटर देन टू इन द बुश, मतलब एक समय पे एक ही काम करना ज्यादा बेहतर है, ना कि कई सारे काम, दोनों हाथ फुल नहीं कर सकते आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39। द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परस्यू अ ऑनेस्ट लाइवलीहुड मस्ट बी व्यूड एज बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन, या नो एरर। बताइए, आप एकदम पहला ही टॉपिक पढ़ते हैं, जब भी आप आर्टिकल शुरू करेंगे तो ए एन और द का, आ एन द का सबसे बेसिक चीज पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है, एक वाउल है और वाउल के साथ क्या आता है, एन आता है, ना कि आ आता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट ऑफ स्पॉटिंग द एरर। दो देयर इज प्रोग्रेस, बेशक यहाँ पे प्रोग्रेस है, फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस वाई इज देयर नो ब्रदरहुड। बेशक यहाँ पे प्रोग्रेस है अलग अलग डायरेक्शंस में, लेकिन कोई भी ब्रदरहुड नहीं है, ब्रदरहुड भाईचारा नहीं है। तो क्या होता है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस बोलते हैं, फॉर नहीं, फॉर हम के लिए थोड़ी बोलते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में बोलते हैं, तो फॉर नहीं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये प्रपोजिशन की एरर थी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट होता है। अपन मूव करते हैं ईडियम्स की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से है, और क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 41, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको ईडियम मिलेंगे, और ईडियम में कभी भी लिटरल जब भी वर्ड होते हैं तो उसका मतलब नहीं होता है ना। अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक। तो अ क्वेयर फिश होता है अजीब पर्सन, एकदम अजीबो गरीब जो व्यवहार करते हैं उनको बोला जाता है क्वेयर फिश। स्ट्रेंज पर्सन, गुड पर्सन, अनलकी पर्सन, लकी पर्सन। लकी अनलकी का कोई मतलब ही नहीं है, अच्छे इंसान की बात नहीं करे। क्वेयर मतलब होता है अजीब, क्वेयर रिप्लाई ऐसे बोला जाता है, अजीब रिप्लाई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, स्ट्रेंज। हमारा आंसर बिल्कुल सही है स्ट्रेंज के लिए, ठीक। ईट लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह चुगना, वर्ड की तरह चुगना मतलब थोड़ा थोड़ा खाना, तो थोड़ा थोड़ा खाना, वेरी क्विकली बहुत जल्दी नहीं, अलॉट बहुत ज़्यादा खाना बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूस लगातार खाना नहीं, वेरी लिटिल थोड़ा सा खाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये आंसर हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 40 थी लॉक हॉर्न्स। हॉर्न मतलब होता है सींग, है ना, बैल की जो सींग होती है ना, जब लड़ने के लिए तैयारू रहते हैं तो बोला जाता है लॉक हॉर्न्स विथ, इसके साथ विथ भी आता है, ही लॉक हॉर्न्स विथ, जिसके साथ होता है विथ समबडी, ठीक है।
बी लाइक अ बुल, आर्ग्यू अबाउट समथिंग, बिल्कुल आर्ग्यू अबाउट समथिंग, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप किसी से सींग से लड़ाई कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 44, अर्ली बर्ड, बोलते हैं ना कि इस क्लास में हु इज द अर्ली बर्ड, इस क्लास में सबसे पहले कौन आया, तो मतलब लो फ्लाइंग, कम फ्लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं। लेटेस्ट, हाल ही में, नहीं। एंशियंट एवियन, एंशियंट पुराने समय के जो एवियंस थे, नहीं। हमारा कौन होगा? फर्स्ट अराइवल, हमारा बिल्कुल आंसर सही बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बी इन द पिंक, अभी कुछ समय पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने रिजाइन किया है इस बेसिस में कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन उनके साथ जो काम कर रहे थे उन्होंने क्या कहा? हिज हेल्थ वॉज इन अ पिंक स्टेट, इसका मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में है। पिंक स्टेट भी बोला जाता है, एकदम अच्छा हेल्दी कंडीशन, क्या हो जाएगा? टू बी इन वेरी हेल्दी स्टेट, टू बी वेरी हेल्दी पर्सन, है ना, बोलते हैं। कलरफुल से कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। ठीक। बी इन द रनिंग, हमेशा भागते रहना, ठीक है। इन द वेरी बैड स्टेट टू स्पीक, इन अ पावरफुल पोजीशन, इन अ गुड पोजीशन टू विन, इन अ लूजिंग पोजीशन, बताइए। बी इन द रनिंग, कौन बहुत तेज भाग रहा है? क्रिकेट में बहुत ज्यादा सुनते हैं, जैसे उस दिन पंजाब जीती है ना, तो पंजाब वॉज इन द रनिंग, मतलब जीतने की कंडीशन में। जब कभी भी आप कंडीशन होती है जीतने की, चाहे वो इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन होने वाले हैं तो कौन जीतेगा हमें नहीं पता, जैसे बीजेपी इन द रनिंग या कांग्रेस इन द रनिंग, जो भी पार्टी जीतने की कंडीशन पे है उसके लिए बोला जाता है, ये उसके लिए यूज करते हैं, एक इलेक्शन के लिए, एक कोई भी कंपटीशन। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 47 की तरफ, आइए। 47, अ सी चेंज, सी मतलब होता है बहुत बड़ा पानी की जगह, ऐसी जगह जहां पे बहुत सारा पानी होता है, तो क्या हो गया? सी चेंज, मतलब पूरी तरह संपूर्ण चेंज। तो चेंज इन द सी टाइड्स, मैंने आपको हर बार बताया है कि जो भी शब्द इसमें होते हैं उसका कभी भी ऑप्शन में शब्द मिल जाएगा वो आंसर बन ही नहीं सकता। यहाँ पे सी मिल गया इसलिए ये आंसर कभी बन ही नहीं सकता। अ कंप्लीट चेंज, बिल्कुल, मैंने अभी क्या बोला कि जो भी है सारा का सारा, सी मतलब समुद्र, पूरा ओशन, महासागर, है ना, तो ओशन नहीं है यहाँ पे, सी है, सी मतलब समुद्र, बहुत बड़ा जगह, तो हर पूरी तरह से चेंज को बोलते हैं हमारा सी चेंज। चेंज आ गया लाइक सी, सी फिर से आ गया तो हमारा ये आंसर नहीं बन सकता। चेंज सी, ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता, एक ही ऑप्शन था जिसमें हमारा सी नहीं मिला, इसका मतलब यही आंसर बिल्कुल सही है। अब पर्ल ऑफ विजडम, विजडम, पर्ल मतलब होता है छोटे छोटे मोतियों वाले जो माला होते हैं उनको पर्ल बोला जाता है। पर्ल ऑफ विजडम मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, है ना, सोच अच्छी। तो क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन वंस लाइफ, क्या किसी के इवेंट में, लाइफ में अच्छा इवेंट है? नहीं। एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ विजडम, मैंने कहा विजडम अगर मिल गया तो इसका आंसर नहीं बन सकता, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक। इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, जब कोई भी अच्छा इंसान होता है, अच्छा उसके बाद नॉलेज होता है, ज्ञान होता है हमेशा, तो वो क्या करता है? अच्छी एडवाइस देता है, तो हमारा ये बिल्कुल आंसर सही है। ठीक। यहाँ पे भी वंस लाइफ आ गया, थिंग, यहाँ पे भी वंस लाइफ आ गया, इवेंट, तो दोनों एक ही जैसे, इवेंट और थिंग दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये भी आंसर नहीं बनेगी। क्लियर। चलिए 49, बी इन सेवंथ हेवन, बोलते हैं ना हम सातवें आसमान पे हैं, तो सातवें आसमान का मतलब बहुत खुश होना, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, सेवंथ हेवन, सातवें आसमान पे होने का क्या मतलब है? सॉरी थोड़ी होता है, खुशी होती है। वाइज, बिल्कुल नहीं। सैड, बिल्कुल नहीं। हैप्पी, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। सातवें आसमान पे हो आप, ठीक है, इस लेक्चर के बाद। 50, बी इन द रेड, बी इन द रेड मतलब होता है लाल होना, मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होना। जब आप बैंक से लोन लेते हैं और पैसा लेते हैं, जैसे विजय माल्या भाग गया तो उसके ऊपर ऋण था, तो जब आप पैसा कहीं बैंक से लेते हो, किसी ऐसे ही संस्था से लेते हो जो पैसे, जैसे आईएमएफ हो गया, आरबीआई हो गया, बैंक हो गए, जितने भी आईबीआरडी हो गया, ये सब क्या करते हैं? पैसा देने का काम करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप पैसा ले करके उनके ऋणी हो, तो ये सारे कहलाता है टू ओ मनी टू अ बैंक। टू गेट मनी फ्रॉम वंस फैमिली, बिल्कुल नहीं, इस सब का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो आई गेस आप सबको समझ में आ गई होंगी चीजें। सो be in touch with me and learn as easy as you can. So let's meet on another lecture. So आज हमारा पूरा एनडीए का पेपर खत्म हुआ है, नेक्स्ट जो होगा हम देखेंगे एनडीए 1 2022 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।